हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है पति की मौत के बाद ससुराल में स्थिति। लखनऊ के गोमती नगर की पॉश कॉलोनी में 3 मंजिला आलीशान कोठी, जिसे निश्वल कपूर ने अपनी मेहनत के बलबूते पर बनाया था। चंद वर्षों के अंदर ही उन्होंने समृद्धि और प्रतिष्ठित लोगों के बीच में अपना स्थान बना लिया था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कहर ने सब कुछ बदल दिया था। निश्वल, प्लीज मास्क ठीक से लगाओ, तुम्हारी नाक खुली हुई है। मास्क टुंडी पर लटका कर किसे धोखा दे रहे हो? माय डियर निभा, तुम मेरी फिक्र छोड़कर अपनी फिक्र करो। मुझे जैसे हट्टे खट्टे तंदुरुस्त इंसान को देखकर कोरोना खुद ही डर कर भाग जाएगा। जोर का ठहाका लगाते हुए पत्नी निभा की ओर फ्लाइंग किस उछालते हुए वह गाड़ी स्टार्ट करके ऑफिस चला गया था। जब भी वह कोरोना नियमों की बात करती, निश्वल उसे हंसकर टाल देते। 1 हफ्ता भी नहीं बीता कि निश्वल को हल्का बुखार खांसी हुई। वह टेस्ट करवाने को कहती रही, लेकिन निश्वल ने उसकी एक ना सुनी और गोलियां निगलकर ऑफिस जाते रहे। जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो भी जबरदस्ती करने पर टेस्ट करवाया और पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही एम्बुलेंस में निश्वल को हॉस्पिटल जाते देखकर पूरा परिवार सदमे में आ गया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। चूँकि वह कोरोना पॉजिटिव थे, इसलिए उनके छोटे भाई निश्चित दूसरी गाड़ी में अलग से गए और एडमिट करवा कर घर लौट आए थे। यद्यपि सब लोग सदमे में थे, परंतु फिर भी सबके मन में आशा की किरण थी कि निश्वल जल्दी ही स्वस्थ होकर आ जाएंगे। लेकिन 3-4 दिन ही बीते थे कि निभा भी पॉजिटिव हो गई और तब तक कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर चुका था। पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद बड़ी मुश्किलों में रात 11 बजे उन्हें बेड मिल पाया था। निश्वल की सीटी स्कैन में उनके लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच गया था, इसलिए वह आईसीयू में रखे गए थे। मोबाइल फ़ोन ही ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा किसी से संपर्क किया जा सकता था। 3-4 दिनों तक वह निश्वल और परिवार के संपर्क में रही। फिर वह अपनी बीमारी में उलझती चली गई। वह खुद ही अपना होश खोती चली गई। आईसीयू में ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए वह अकेलेपन में सूझती रही थी। उसके चारों तरफ उसका कोई अपना नहीं दिखाई पड़ता था। कभी उसे प्यास लगती तो सिस्टर की ओर आस भरी नज़रों से देखती। सिस्टर, मुझे प्यास लग रही है। उस समय यह अनुभूति हुई कि पानी की एक बूंद भी कितने मूल्यवान है, क्योंकि सिस्टर के लिए तो बहुत सारे सीरियस मरीज होते थे जिनको देखना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता था। एक रात उसे बहुत ठंड लग रही थी। सिस्टर दूर कुर्सी पर बैठी जमुआई ले रही थी। उसने डूबती हुई आवाज़ में सिस्टर को आवाज़ दी थी, परंतु कमज़ोर तन से इतनी धीमी आवाज़ निकल रही थी कि कोई बिल्कुल उनके करीब हो तभी सुन समझ सकता था। सिस्टर भी तो आखिर इंसान ही थी। वह सारी रात ठंड से ठिठुरती रही थी। मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मास्क निकालते सांस उखड़ने को बेताब हो उठती थी। उन्हीं दिनों एक एहसास हुआ था कि एक सांस कितनी मूल्यवान है। उस पीड़ा याद करके वह आज भी कांप उठती है। लगभग 2 महीने तक वह जीवन मौत के झूले में झूलती हुई, कभी आईसीयू तो कभी बाहर, एक सांस के लिए संघर्ष करती हुई। डॉक्टर और नर्सों के अथक परिश्रम के कारण अंततः वह कोरोना से जंग जीतने में सफल हो गई और अपने घर आ गई। परंतु पोस्ट कोविड के कारण वह नई परेशानियों और तकलीफ़ों से गुजर रही थी। न ही वह अपनी नन्ही परियों को ढंग से प्यार कर पा रही थी और न ही निश्वल की आवाज़ उसे सुनाई पड़ रही थी। जब भी वह निश्वल को फ़ोन लगाती तो निशीथ भैया उठाते, वह अक्सर आते और किसी न किसी कागज़ पर उसके दस्तखत करवा कर ले जाया करते। जब एक दिन वह फफक कर रो पड़ी कि निश्वल कहाँ है, वह क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे, तो मम्मी जी ने बताया कि निश्वल तो कोविड से जंग में हार गए। अब पोंछ दो अपने माथे का सिंदूर, तुम्हारा सुहाग उजड़ चुका है। शायसा वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन समझ में आते ही वह रोते रोते बेहोश हो गई थी। उसका ब्लड प्रेशर 100 से नीचे चला गया था।
डॉक्टर आए, वह रोती बिलखती रही थी। वह सोच ही नहीं पा रही थी कि निश्वल के बिना वह कैसे जीवित रह पाएगी। 2 नन्ही मासूम बेटियां, वह क्या करेगी, कैसे जिएगी। इस समय वह तन से तो टूटी थी ही, अब मन से भी टूट चुकी थी। उसको अपने जीवन के चारों ओर घना अंधकार पसरा दिखाई दे रहा था। निश्वल ने बिजनेस से उसको बिल्कुल अलग रखा था। एक बार वह ऑफिस पहुंच गई थी तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वह उस पर बहुत नाराज भी हुए थे। ऑफिस से उसे बस इतना वास्ता था कि इस कागज़ पर अपना साइन कर दो तो कभी चेक पर साइन कर दो। वह भी अधिकतर ऐसा समय होता जब वह ऑफिस जाने के लिए जल्दी में होते। वह दस्तखत करके उन्हें पकड़ा देती। कभी क्या लिखा है ये जानना है समझने की ना ही इच्छा हुई और ना ही ज़रूरत ही समझी थी। सास सुनैना उसे हिम्मत बंधाती रहती, उसे बेटी की तरह ही प्यार करती। समय समय पर दवाई, फल, दूध, खाना आदि सब उसके कमरे में पहुंचा देती। निभा निश्वल तो अब लौट कर नहीं आने वाला, लेकिन वह जो अपने प्रतिरूप नन्ही परियों की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर गए हैं, उन्हें संभालो, अपनी घर गृहस्थी में अपना मन लगाओ। वह सुनैना जी के गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसकी सिसकी नहीं रुक रही थी। निभा, तुम ठीक हो गई, ये इन बेटियों का भाग है। निश्वल तो तुझे मझधार में छोड़कर चला ही गया। निशा भी फूट फूट कर रो पड़ी। भाभी, अपने को संभालो। थोड़े दिनों के बाद एक दिन निशीथ ऑफिस से आकर बोले, भाभी, भैया तो अब लौट कर आने वाले नहीं। रोज आपसे साइन करवाने के चक्कर में अक्सर ज़रूरी काम अटक जाता है। आप पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दे दें तो फिर हर समय आपके पास दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी और काम भी नहीं रुका करेगा। उसने तुरंत कागज़ पर साइन करके भैया को दे दिया था। उसकी माँ भी उससे मिलने के लिए आई थी। उन्होंने उसे समझाया कि इस तरह से ज़िंदगी थोड़े ही कटेगी। अपनी मासूम बच्चियों में मन लगाओ, अपने भविष्य के बारे में सोचो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, मात्र 32 वर्ष। आजकल तो इतनी उम्र में लड़कियां शादी कर रही हैं। माँ उसे अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाना चाहती थी, लेकिन वह तो किसी के सामने ही नहीं जाना चाहती थी। वह रोती हुई लौट गई थी। आखिर कब तक वह अपने कमरे की छतों पर नज़र गड़ाए शून्य में निहारती रहती। वह अपने कमरे से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आई तो वहाँ का नया फर्नीचर और रिनोवेशन देखकर वह आश्चर्य से भर उठी। घर में इतना बड़ा हादसा हो चुका है, घर का मालिक इस दुनिया से विदा हो गया है और ऐसी हालत में ड्राइंग रूम का सौंदर्यीकरण। वह निशीथ से पूछ बैठी थी। इस समय रिनोवेशन उसके पूछते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह सकपका कर बोला, भाभी, यह सब तो भैया की ही प्लानिंग थी और उन्होंने ही सब ऑर्डर कर रखा था। मैंने सोचा कि उनकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। वह उनसे नज़रें चुराकर तेज़ी से अपने कमरे की ओर चला गया था। निभा की आंखें छलछला उठी थी। निश्वल ने तो इस बारे में उससे कभी कुछ नहीं बताया। अब उसे अपना घर ही बदला बदला सा दिखाई पड़ रहा था। सब कुछ अनजाना अनपहचाना सा लग रहा था। बस बदला नहीं था तो उसका अपना कमरा। वो देख रही थी कि जब से उसने निशीथ को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, उसके प्रति सबकी निगाहें बदल सी गई थी। मम्मी जी, मैं जब से हॉस्पिटल लौट कर आई हूँ, सुंदेश काका मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। निश्वल ने उसे बहुत सिर चढ़ा रखा था। एक दिन निशीथ के साथ वह बहस करते चले जा रहे थे, बस उसको गुस्सा आ गई। अपने देवर को तो जानती ही हो कि उसके नाक पर गुस्सा रखा रहता है। कह दिया, निकल जाओ, अपना मनहूस चेहरा यहाँ फिर मत दिखाना। वह भी चिल्लाकर बोले, मालिक, हम तो बड़े भैया की वजह से यहाँ पर बने हुए थे, नहीं तो मेरा लड़का तो मुझे कब से बुला रहा है। कहते हुए अपना सामान लेकर चले गए। फिर लौटकर न तो फ़ोन किया न ही आए। सब सुनकर वह दुखी हो गई थी। काका उन लोगों के दाहिने हाथ की तरह से थे। वह हर समय किसी भी काम के लिए तैयार रहते थे। वह किचन में गई तो उसका भी रंग रूप बदल चुका था। अब उसने मौन रहना ही ठीक समझा। जहाँ उसका राजपाट था, अब वहाँ की मलकिन निशा बन चुकी थी।
वह बच्चों के लिए दूध बनाने लगी तो बॉर्नवीटा नहीं दिखाई दिया। निशा, बॉर्नवीटा नहीं दिखाई दे रहा है, उसका डब्बा कहाँ रखा है? भाभी, बॉर्नवीटा तो खत्म हो गया है। कोई ज़रूरी थोड़े ही है कि बॉर्नवीटा डालकर ही दूध पिया जाए। सादा दूध दे दीजिए। उसके अंदर कुछ दरक सा गया था। उसने चुपचाप बच्चों को दूध दिया और अपने कमरे में जाकर निश्वल की फ़ोटो के सामने फपक पड़ी थी। जब नन्हे हाथों से रिनी और मिनी ने उसके आंसू पोंछे तो उसने दोनों को अपनी बाहों में भर लिया था। नया नौकर प्रकाश, जो निशा और मम्मी जी के सिवा उसे तो पहचानता ही नहीं था, उसने आवाज़ दी, प्रकाश, बाजार से बॉर्नवीटा और 2 किलो सेब ले आना। जी मैडम। रुपए दे दीजिए। वह यहाँ वहाँ बगले झाँकने लगी थी। तभी निशा तेजी से आई और एक फाइल उसे पकड़ाकर बोली, प्रकाश, सर को पहले ऑफिस में ये फाइल देकर आओ। वह विस्फारित नेत्रों से सब देखती रह गई थी। वह मन ही मन कहने लगी, प्लीज़ निश्वल, कुछ रास्ता दिखाइए, ऐसे ज़िंदगी कैसे कटेगी। अगली सुबह प्रकाश बॉर्नवीटा का डब्बा और सेब की थैली उसको देते हुए बोला, मैडम जी बोली हैं कि जो सामान चाहिए पहले दिन बता दिया करिए, तभी आप आएगा। यदि निशा या मम्मी जी कहती तो शायद उसे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन प्रकाश के कहने के अंदाज से वह चौंक उठी थी। उसे घर आए लगभग 6 महीने से ज़्यादा बीत चुका था। वह अपने लिए चाय बना रही थी, तभी निशा उसे सुनाने के लिए कह रही थी, मम्मी जी, भाभी को समझा देना, अब भाई साहब नहीं है इसलिए, और कोविड के कारण काम पहले जैसा नहीं रहा है, इसलिए अपनी राजशाही ना दिखाया करें, सोच समझ कर सामान मंगाया करें। उसके दिल पर आघात लगता जा रहा था। बच्चों के लिए बॉर्नवीटा नहीं, फल नहीं। वो अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी मम्मी जी ने आवाज़ दी, निभा, आज बुआ जी आ रही हैं, कोई हल्के रंग का सूट पहन लेना। वह पुराने ख्यालों की हैं, माथे पर बिंदी भी मत लगाना। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। उस दिन उसने अपने वार्डरोब से सारी रंग बिरंगी साड़ियाँ और सूट हटा दिया। फिर वह रो पड़ी, निश्वल, जब इतनी जल्दी आपको जाना था तो उसके जीवन में सारे रंग क्यों भर दिए थे? अब तो सिलसिला चल निकला था, कभी बुआ तो कभी ताई तो कभी चाची मिलने के नाम पर उसे रुलाने के लिए आया करती थी। वह कुछ नॉर्मल होने की कोशिश करती कि फिर कोई आ धमकता और फिर वही गमगीन माहौल। मम्मी जी का भी रवैया भी बदल गया था। निभा, अब तुम निश्वल की विधवा हो, थोड़ा समझदारी से पहना ओढ़ा करो। अब तुम्हारे हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियों को देखकर भला लोग क्या कहेंगे? विधवा हो, विधवा की तरह रहा करो। वह बर्छी से व्यंग बाढ़ चलाकर उसके अंतर्मन को लहूलुहान करके बाहर निकल रही थी। तभी निश्वल की बड़ी मौसी आ गई। मम्मी जी पर नाराज होकर बोली, कैसी बात करती हो सुनैना, फूल सी बच्ची को ऐसा बोलते तुम्हारा जी नहीं दुखता? उन्होंने मम्मी जी के सामने ही उसके माथे पर बिंदी लगा दी थी। बेटी, तो तुम जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहा करो। सुनैना को तो तेरे से ज़्यादा दूसरों की फिक्र हो रही है। वह उनके गले लग कर घंटों तक सिसकती रही थी। महाराज तो कोविड और लॉकडाउन की वजह से आ नहीं रहे थे। निशा प्रेग्नेंट थी, वह कंप्लीट बेड रेस्ट पर थी और मम्मी जी को गठिया के कारण परेशानी थी। सुबह के समय निस्तीज उसके कमरे में आकर बोले, भाभी, आपके हाथ की मूली के पराठे खाए बहुत दिन हो गए, आज बना दीजिए। निशा का बहुत मन हो रहा है। वह खुशी खुशी बनाने में जुट गई थी। वाह भाभी, यू आर ग्रेट। वह इन तारीफ़ों की जाल में उलझकर खुशी खुशी रोज़ नए नए पकवान बनाने में उलझती गई। मम्मी जी बोली, निभा के खाना बनाने की वजह से सबको बढ़िया खाना मिल जाता है और उसका समय भी अच्छी तरह बीत जाता है। निशा प्रेग्नेंट थी, इसलिए मम्मी जी उसी की सेवा में लगी रहती, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस खानदान का वारिस आने वाला है। उसे बेड से नीचे पैर ना रखने देती, जबकि वह डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ कहकर घंटों के लिए घर से बाहर रहा करती। कोविड की लहर उतार पर थी। निशा की बेबी शावर की तैयारी धूमधाम से करने के लिए रोज़ बैठकें हो रही थी, जिसमें उसका प्रवेश निषेध था, क्योंकि वह विधवा थी। उसकी बुरी नज़र से कुछ अशगुन हो जाता तो निशा के मायके वाले
और मम्मी जी और निशीथ सब बैठकर प्रोग्राम को शानदार और यादगार बनाने के लिए प्लानिंग करते रहते। तभी एक दिन उसके मोबाइल की घंटी बजी। उधर उसके पुराने ज्वेलर थे। वो कह रहे थे कि मैडम, जो आपने डायमंड सेट का ऑर्डर दिया था वह बनकर आ गया है। उसको आपके घर पर पहुंचा दें या फिर यहाँ आकर देखेंगे। अब तो उसका दिमाग चकरा उठा था। पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? उसके साथ मीठी मीठी बातें बना करके उसे खाना बनाने वाली बनाकर रख छोड़ा है। निभा, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मन खुश हो जाता है। सबको स्वाद वाला बढ़िया खाना भी मिल जाया करता है। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाई थी और वह घरेलू कामों में ही उलझती चली गई। वह अपने मन का दर्द कहे तो किससे कहे। ज्वेलर के फ़ोन ने मानो उसकी आंखें किसी ने खोल दी थी। उसको ऐसा लगा मानो निश्वल कह रहे हो, घरेलू कामों में उलझकर क्यों नौकरानी की तरह काम करती रहती हो। अगली सुबह जब वो तैयार होकर घर से निकलने लगी तो मम्मी जी नाराज़गी भरे स्वर में बोली, हाय, कुछ तो शर्म करो। अभी निश्वल को गए साल भी पूरा नहीं हुआ है और तुम सज धज कर निकल पड़ी। हाय राम, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। बेटा तो चला ही गया है और घर की इज्जत भी सरेआम बाजार में नीलाम करने में लगी हो। लोग क्या कहेंगे, बिरादरी वालों को क्या जवाब देंगे, कहकर झूठ मूठ का रोने का नाटक करने लगी। असमंजस में उसके कदम क्षण भर के लिए ठिठक कर रुक गए थे, परंतु फिर उसने अपने मन को पक्का कर लिया था। तभी उसका मोबाइल बज उठा था। निशीथ का फ़ोन था। भाभी, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आपको कहाँ जाना है? नहीं निशीथ भैया, मैंने ओला बुक कर ली है, बस वह आने ही वाली है। ओला सब सुनते ही सबके कान खड़े हो गए थे। ठहरो भाभी, मैं खुद ही आ रहा हूँ। नहीं भैया, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तब तक मम्मी जी तेज़ी से दौड़ती हुई आई। निभा, तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वह अनसुना करती हुई टैक्सी में बैठ गई थी और सीधा ज्वेलर्स की शोरूम पर पहुँची तो वहाँ मालूम हुआ कि निशीथ और निशा ने इन दिनों में काफ़ी सारी ज्वेलरी खरीदी है। डायमंड सेट देखकर उसकी आंखें चौंधिया उठी थी। अब वह सीधा ऑफिस पहुँची थी। निशीथ तो उसको ऑफिस में देखते ही घबरा उठा था। निशीथ का कैबिन और उसकी कुर्सी अब निशीथ की ही हो चुकी थी। हाँ, निश्वल की फ़ोटो ज़रूर दीवार पर टंगी थी और उस पर माला देख उसकी आंखें नम हो उठी थी। उसने जाकर पति की फ़ोटो को नमन किया और मन ही मन उससे मार्ग प्रशस्त करते रहने के लिए विनती की। भाभी, आपको ऑफिस आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आप तो जानती हैं कि भैया को तो आपका ऑफिस आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लोग यह कहेंगे कि मैं आपकी सही से देखभाल नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का तो काम ही है कुछ कहना। अब मैं रोज़ ऑफिस आया करूँगी और तुम्हारी मदद किया करूँगी। इस समय निशा को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम सारा दिन ऑफिस के कामों में उलझे रहते हो। निशीथ के चेहरे के आव भाव से उसका आक्रोश साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन समय की नाजुकता देखकर वह वहाँ सबके सामने बोला, भाभी के लिए काफ़ी लाओ, कहते हुए उसे अपनी कुर्सी पर बिठा दिया था। मैडम निभा आज ऑफिस आई। यह खबर हवा की तरह पूरे ऑफिस में पहुंच गई थी और लोग उससे मिलने के लिए आने लगे थे। निश्वल के प्रति उन लोगों का प्यार देख उसकी आंखें छलक उठी थी। निशीथ जल्दी ही उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले आए थे। वह समझ रही थी कि निशीथ को उसका ऑफिस आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन अब वह घर से निकलकर निश्वल के अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश करेगी। घर आते ही वह बोला, आपको ऑफिस आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आखिर आपको क्या कमी है जो आप आज ऑफिस तक पहुंच गई? सबको दिखाना चाहती हैं कि मैं आपकी देखभाल सही से नहीं कर रहा हूं? और तो और सीधा ज्वेलर्स के पास पहुंच गई। आखिर आप चाहती क्या हैं? क्या मैं कंगाल रहूं कि अपनी बीबी के लिए एक सेट नहीं खरीद कर दे सकता हूं? मम्मी जी और निशा वहां खड़ी होकर जलती निगाहों से उसे घूर रही थी और उसकी हाँ में हाँ भी मिला रही थी। क्या कंपनी में मेरे शेयर ही नहीं है? भैया का शेयर तो मैं ही हूँ। आपको क्या पता कि कंपनी को कैसे चलाते हैं? कुछ समझ है क्या? चुपचाप घर में बैठिए, जैसे इतने दिनों से रह रही थी। ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है।
अपनी गुस्सा निकाल कर वह आराम से बोला, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दीजिए, ज़्यादा पंख फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वह डर कर चुप हो गई थी और फिर निशीथ और मम्मी जी के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई थी। वह मन ही मन सोचा करती कि निश्वल जिसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे, आज उसकी स्थिति कोने में रखे कचरे की तरह हो गई है। निश्वल को इस दुनिया से विदा हुए 1 वर्ष हो गया था। सबको दिखाने के लिए निशीथ ने एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। वहाँ पर उसकी मुलाकात अखिल भैया से हुई। उन्होंने और निश्वल ने मिलकर यह कंपनी बनाई थी। फिर उनकी पत्नी भी कोरोना की शिकार हो गई थी। वह भी उन्हें अकेले कर गई थी। इन्हीं परेशानियों से घिरे रहने के कारण काफ़ी दिनों से उन्हें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, परंतु उनकी अनभई आंखों ने एक नज़र में सब कुछ समझ लिया था। निशीथ और मम्मी जी ने होशियारी से सभी पुराने नौकरों को हटाकर नए रख लिए थे, जो केवल निशा और निशीथ को ही मालिक समझते थे। मम्मी जी अपना स्वार्थ देखकर निशीथ और निशा का साथ दे रही थी। वह साधारण परिवार से थी। मम्मी जी का सोचना था कि उसने निश्वल को अपने प्रेम पास में बांधकर उसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके कारण उसे लव मैरिज करनी पड़ी थी। सोने पर सुहागा था कि उसके जल्दी जल्दी 2 बेटियां भी हो गई, जिसकी वजह से वह उनकी आँख की किरकिरी हमेशा से थी। लेकिन निश्वल के सामने उसकी ओर उंगली उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अब उसके जाते ही दोनों ने मिलकर उसे घर और कंपनी दोनों से किनारा करने की ठान ली थी। एक दिन निशीथ फ़ोन पर किसी से कह रहे थे कि पावर ऑफ अटॉर्नी तो मेरे पास है, वह भला क्या कर सकती है। इस एक वाक ने उसके ज्ञान जागृत कर दिए थे। वह पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवाएगी और अपना हक हासिल करेगी। उसने गूगल पर सर्च किया और सोचने लगी कि शायद ये लोग नहीं जानते कि निभा किस मिट्टी की बनी है। उसने जीवन की जंग जीती है तो यह कौन बड़ी बात है। उसने प्यार से अपनी दोनों बेटियों को अपने गले से लगाकर उनके माथे पर प्यार किया और फिर ओला बुक करके वह रजिस्टर ऑफिस में जाकर अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवाने के लिए पहुंच गई। इस तरह के काम करने का उसका पहला अवसर था, इसलिए वह थोड़ी नर्वस भी थी। लेकिन यदि इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। वहाँ पर वह लोगों से पूछताछ कर रही थी, तभी वहाँ पर उसका पुराना क्लास फेलो चंदन वर्मा दिखाई पड़ा था। वह रजिस्ट्रार ऑफिस में उसे अकेले उसके श्रृंगार विहीन और क्रांतिहीन चेहरे को देखकर चौंक उठा। निभा, कैसी हो? बस कोरोना की मार झेल रही हूँ। तुमने तो निश्वल के साथ लव मैरिज की थी। हाँ चंदन, निश्वल को कोरोना ने निगल लिया। उसकी आंखें बरस पड़ी थी। रजिस्ट्रार ऑफिस में कैसे आना हुआ? चंदन, तुमने तो लॉक किया था ना? हाँ, लेकिन अभी भी बेकार सा घूम रहा हूँ। छोटे मोटे कामों से बस किसी तरह गुजर हो पा रही है। मेरी कुछ हेल्प करोगे? यह भी कोई पूछने की बात है। आओ सामने रेस्टोरेंट में काफ़ी पीते हैं, फिर वहीं पर बैठकर बातें होंगी। चंदन शुरू से क्लास में पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन वह गरीब और अनुसूचित जात के कोटे से आता था, इसलिए क्लास में कोई उसको भाव नहीं देता था। वह अलग अलग सा रहता, डरा सहमा सा रहता कि कब कोई उसका मजाक ना बना दे। फिर वह लॉ करने लगा और उसने एमए किया तो लगभग मिलना जुलना बनसा हो गया। उसने लगभग संकुचाते हुए अपनी लिखी हुई एप्लीकेशन दिखाई, जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवाने के लिए लिखा था। चंदन ने एप्लीकेशन में कुछ सुधार किया और बोला, पावर ऑफ अटॉर्नी तो मैं 1 दिन में कैंसिल करवा दूंगा, लेकिन यह समझ लो यदि तुम्हारे देवर की नीयत खराब है तो वह खुद ही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाने की कोशिश कर रहा होगा, या फिर वह तुम्हारी कंपनी को अपने नाम पर करवाने की कोशिश में लगा होगा। इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवाने के बाद ये पता लगाने की कोशिश करो कि कंपनी में निश्वल के कितने % शेयर थे। वह सब शेयर तो अपने आप तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि तुम निश्वल जी की पत्नी और उनकी शेयर हो। लेकिन निश्वल ने तो मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। वह रिवासी हो उठी थी। कोई बात नहीं निभा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा हक तुम्हें अवश्य दिलवाऊंगा। रो रो कर कमज़ोर मत बनो, वरन हिम्मत रखो। चंदन,
यदि तुम मुझे मेरा हक दिलवा दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगे 20 लाख रुपए या उससे कहीं ज़्यादा रकम दूंगी। यदि तुम यह केस मुझे जिता दोगे तो तुम्हारा नाम हो जाएगा और फिर तुम्हें बहुत सारे केस मिलने लगेंगे, लेकिन इस समय तो बस तुम्हें ज़रूरी खर्च वाले पैसे ही दे पाऊंगी। निभा, तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में निश्वल के किसी विश्वासी मित्र को जानती हो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। हाँ, अखिल भैया और निश्वल ने मिलकर यह कंपनी बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब निश्चित खुद डायरेक्टर बनना चाहता होगा, वह भोलेपन से बोली थी। फिर कौन बनेगा? तुम बनोगी अपने पति की शख्सियत? वो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, कैसे हो पाएगा? सब काम मैनेजर और टीम करती है, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। ठीक है निभा, तुम मेरे संपर्क में रहना और हाँ, एक बात ध्यान रखना, घर में इन बातों की किसी से भी चर्चा मत करना, क्योंकि इस समय तुम्हारा देवर तुम्हारी कंपनी पर अपना कब्जा करके तुम्हारे अधिकार को छीनकर तुम्हें घर से बाहर कर देने की कोशिश में लगे होंगे। मैं सब कुछ तुम्हारे हक में करवा कर ही चैन लूँगा। जो चंदन उसकी नज़रों में गंवार और एवी ही था, आज उसकी बातों से अत्यंत सुलझा हुआ समझदार दिखाई पड़ रहा था। उसके बात करने के ढंग और उसकी मदद के लिए उठे हुए उसके हाथ को देखकर वह गदगद हो उठी थी। उसके व्यवहार ने उसके दिल को छू लिया था। चंदन का अनुमान सही निकला था। निशीत ने लॉ ट्रिब्यूनल में कंपनी का नाम बदलकर अपने नाम कर लेने की एप्लीकेशन लगा रखी थी और निश्वल के शेयर पर अपना कब्जा करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी तरफ मिलाने के लिए उनको तरह तरह का प्रलोभन देने में लगा हुआ था। पावर ऑफ अटॉर्नी की कैंसिल होते ही निशीत के कान खड़े हो गए थे और अब उसके सुर बदलने लगे, लेकिन वह अंदर ही अंदर बोर्ड मेंबर से मिल रहा था और अपने को निश्वल का शेयर बता रहा था। निश्वल की जगह वह खुद मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए गुटबंदी की कोशिश में लगा हुआ था। लोगों के सामने निभा को आयोग बताकर समय बिताने के प्रयास में लगा हुआ वह चाह रहा था कि किसी तरह लॉ ट्रिब्यूनल में कंपनी उसके नाम रजिस्टर हो जाए, फिर एक एक को वह देख लेगा। इधर घर में निभा को अपनी तरफ मिलाने के लिए उसकी चापलूसी करता रहता। अब भैया तो लौट कर आएंगे नहीं, अब सब कुछ उसे ही करना है। वह सबसे कहता फिर रहा था कि निभा भाभी तो एक घरेलू महिला है, वह भला कंपनी का ABCD ही क्या जाने, इसीलिए तो उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दे रखी है। मैं तो भाभी का सेवक हूँ, भैया की अमानत संभाल रहा हूँ। रिनी मिन्नी को तो विदेश में पढ़ने के लिए भेजूँगा। हर समय यही सोचता रहता हूँ और यही चाहता हूँ कि मेरी भाभी को भैया की कमी ना महसूस होने पाए। अब वह उन दोनों के लिए कभी कुछ तो कभी कुछ खिलौना या कपड़ा लेकर आया करता, लेकिन अब वह उसकी नीयत को अच्छी तरह समझ गई थी, इसलिए उसके बुलावे में आने का सवाल ही नहीं था। अखिल दास ने बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुला ली, जिसमें नए मैनेजिंग डायरेक्टर को भी चुना जाना था। बड़ी गहमा गहमी थी। चंदन और अखिल दास के सहयोग से वह अब कंपनी के कामकाज को अच्छी तरह समझ चुकी थी, लेकिन निशीत आसानी से कंपनी अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने एक कागज़ पर निश्वल के दस्तखत के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा, जिसके अनुसार निश्वल के 51% शेयर और कंपनी निशीत की हो जाएगी और वह चाहते थे कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स निशीत ही बने। निशीत की बिल के अनुसार निश्वल के शेयर, जमीन जायदाद और कंपनी का मालिक निशीत ही होगा। बैठक बहुत हंगामेदार हुई और केस लॉ ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। बोर्ड मेंबर्स निभा को निश्वल की उत्तराधिकारी मानते हुए उसे ही डायरेक्टर चुनना चाहते थे, लेकिन कानूनी दांव पेच में उलझकर मामला लॉ ट्रिब्यूनल से कोर्ट में पहुंच गया और विल की सच्चाई सिद्ध करने के लिए सिविल कोर्ट पहुंच गया था। परंतु चंदन के आकट तर्कों के आगे निशीत का वकील कहीं नहीं टिक पाए थे और लगभग 3 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद निभा के हक में फैसला हुआ। उसने खुशी के मारे अपनी गर्म हथेलियां चंदन के हाथों पर रख दी। चंदन, तुम्हें धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं आजीवन तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी।
निभा, आज पहले दिन ऑफिस जा रही हूँ, लो दही शक्कर से मुंह मीठा करके जाओ। वह आश्चर्य से भर उठी थी। यह रिश्ते भी कितने स्वार्थी होते हैं। वह ऑफिस आई तो गेट को फूलों से सजा हुआ देख उसे अच्छा लगा था। उसके लिए रेड कार्पेट बिछाई गई थी। फूलों की वर्षा के साथ वेलकम सॉन्ग भी गाया गया। केबिन के बाहर नेम प्लेट पर निभा सिंह और नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर देख उसकी आंखें नम हो गई थी। वह फाइल पर अपने साइन करती जा रही थी, परंतु उसका मन तो चंदन में ही उलझा हुआ था। उसने जब ईमानदारी से उसे चेक साइन करके दिया तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। निभा, प्लीज़, यह एक दोस्त की तरह से भेंट समझ लो। वह उसे एकटक निहारती रह गई थी। चंदन, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? बस दिल में कोई बसा है, उससे अपने दिल की बात कह दूं। हिम्मत नहीं जुटा पाता, यदि उसने ना कर दी तो? चंदन का जादू उसके सर पर चढ़ता जा रहा था। वह हर पल उसकी आंखों में अपने लिए प्यार ढूंढा करती, लेकिन उसकी सूनी आंखों में सिवाय उदासी और खालीपन के सिवा कुछ नहीं दिखता। वह रात में लेटी तो उसका मन चंदन की बातों में ही उलझा था। चंदन चंदन चंदन, उसे क्या होता जा रहा है? वह मन ही मन मुस्कुरा उठी थी। उसने चंदन को अपना हमसफ़र बनाने का निश्चय कर लिया था। उसने चंदन को फ़ोन किया, कल शाम को डिनर पर आ सकते हो? आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगले दिन, मैडम नहीं, केवल निभा कहो। चंदन, मैं तो कब से इस पल का इंतज़ार कर रहा था। चंदन ने सबके सामने उसकी हथेलियों को हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था और फिर शादी करके दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे।